हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल बायोलॉजी का नया टॉपिक केंद्रकीय संगठन अथवा केंद्रक प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केंद्रक है क्या चीज़ है, किसे कहते हैं हम केंद्रक। केंद्रक नाम किसने दिया था? तो जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और जो यह केंद्रक होता है, केंद्रक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से विकसित रूप में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब विकसित रूप का अर्थ क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें विकसित रूप में नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों का नाम इस केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ही रखा गया है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली रहित होता है या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात अलग विकसित होता है, वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। जबकि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक विकसित प्रकार का यानी केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विकसित रूप में पाया जाता है, झिल्ली युक्त, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। ओके, तो जो ये केंद्रक है, केंद्रक को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में नाम दिया गया। केंद्रक जो नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया 1831 में। और किन कोशिकाओं में इसका अध्ययन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने जो आर्किड पादप होता है, उस आर्किड पादप की जड़ की कोशिकाओं में इसको देखा और देख करके इसको स्थायी अंग के रूप में केंद्रक नाम दिया। ठीक है, केंद्रक जो होता है ग्रीक भाषा में कैरियोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोन कहलाता है। केंद्रक को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? कैरियोन कहते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम? कैरियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को क्या बोल देंगे? कैरियोलॉजी कहते हैं। ओके, अब जो होता है केंद्रक जो होता है जनरली कोशिका के मध्य में पाया जाता है। सामान्यतः कैसा पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। परंतु जैसे बात करें हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में जो होता है ये परिधि की ओर विस्थापित हो जाता है। आपने देखा है पादप कोशिका का जब चित्र बनाते हैं अपन तो केंद्रक केंद्र बनता है, 12th में पढ़ा है आपने। केंद्रक परिधि की ओर खिसक जाता है, परिधि की ओर विस्थापित हो जाता है। और जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, उन ग्रंथिल कोशिकाओं में केंद्रक आधारीय भाग की ओर पाया जाता है, नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो जंतु होता है, मनुष्य है, उस मनुष्य की कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है विचरण करते हुए पाया जाता है, अर्थात एक जगह स्थिति फिक्स नहीं होती है। ठीक है, आगे लिखा है कि केंद्रक की संरचना संख्या होती है। केंद्रक की संख्या के आधार पर जो कोशिकाएं होती है निम्न प्रकार की होती हैं, या कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या जाति विशिष्ट के अनुसार हो सकती है। जो केंद्रक की संख्या होती है उस केंद्रक की संख्या विशिष्ट प्रकार की जातियों में अलग अलग हो सकती है, जिसके आधार पर ये कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है अकेंद्रकी। अकेंद्रकी का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ए मतलब एब्सेंट, केंद्रकी मतलब केंद्रक, यानी एन्यूक्लियस यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है अकेंद्रकी कहलाती हैं। जैसे आरबीसी, जो परिपक्व आरबीसी होती है, वयस्क जंतुओं की आरबीसी जो होती हैं वयस्क यानी कि परिपक्व, वो कैसी होती हैं? केंद्रक विहीन होती हैं। जबकि जब आरबीसी का निर्माण हो रहा होता है, इमेच्योर आरबीसी जो होती हैं, परिपक्व आरबीसी, वो केंद्रक युक्त होती हैं। परंतु जैसे उनका मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है, तो आरबीसी कैसे हो जाती है? केंद्रक विहीन हो जाती है, उन्हें अकेंद्रकी कहते हैं। एक केंद्रकी, जिनमें ऐसी कोशिका जिनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? एक केंद्रकी कहलाती हैं। जैसे बात करें अधिकांश जितनी भी कोशिका होती हैं वो सभी की सब अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक केंद्रकी होती हैं। इसके अलावा दो केंद्रकी,
ऐसी कोशिकाएं जिनमें कितने केंद्रक पाए जाते हो, 2 केंद्रक पाए जाते हो। जैसे पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, एक दीर्घ केंद्रक पाया जाता है, एक लघु केंद्रक पाया जाता है। दीर्घ केंद्रक कायिक कोशिका, दीर्घ केंद्रक जो होता है कायिक कोशिका की तरह कार्य करता है, और लघु केंद्रक जो होता है जनन केंद्रक की तरह कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा बहु केंद्रक की कोशिकाएं, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कैसे होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। जैसे बात करें हम लाल अस्थि मज्जा की कोशिका जो होती है, बोन मैरो की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लगभग 100 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी तरह से जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, जैसे आंत्र की उपकला कोशिका हो गई, है ना, इस तरह की जो कोशिका होती है उनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। उस प्रकार की कोशिका क्या कहलाती हैं, बहु केंद्रक की कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया उपकला कोशिका, जैसे आंत्र की उपकला कोशिका, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें 100 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन बहुकेंद्रीय की संरचनाओं को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं सिनसाइटियल कोशिका, या इनको हम कोएनोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं। क्योंकि जो कोएनोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि बहुकेंद्रीय प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब जो केंद्रक होता है, केंद्रक जनरली कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या गोलाकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार या गोलाकार होता है, जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है, या फिर घनाकार हो सकता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उन कुछ कोशिकाओं में तर्करूपी हो सकता है, कुछ में त्रिपालित हो सकता है। जैसे न्यूट्रोफिल की बात करें अपन, न्यूट्रोफिल कोशिका में केंद्रक कैसे हो जाता है, 3 पालियों में विभक्त हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कीटों की कोशिकाओं की बात करें तो कीटों की जो कोशिका होती है उनमें अनियमित आकार का पाया जाता है। तो इस तरह से कोशिका का जो आकार होता है और आमापेय आकार होता है भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जनरली जो केंद्रक का आकार होता है वह केंद्रक का आकार कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य के समानुपाती होता है। यानी कि कोशिका द्रव्य के आकार के समानुपाती क्या होता है, केंद्रक का आकार होता है। ठीक है। आगे चल के एक साइंटिस्ट थे हर्टविग, हर्टविग ने क्या किया था कि जो कोशिका द्रव्य का आयतन होता है, यानी कोशिका का आयतन होता है, उस कोशिका के आयतन और केंद्रक के आयतन के मध्य एक संबंध स्थापित किया। हर्टविग ने क्या किया, जो कोशिका का आयतन है और केंद्रक का जो आयतन है उसके मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे केंद्रक द्रव्य सूचकांक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर क्या होता है, Bn/Bc/Bn। Bn का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का आयतन। Bn का मतलब क्या है, केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। Bc बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य का आयतन, और वही Bn बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य सूचकांक कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है केंद्रक की एक जनरल समान संरचना थी। ठीक है। तो जो है आगे चल के यदि हम इसकी संरचना की बात करें, केंद्रक की जो संरचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, केंद्रक की संरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर केंद्रक से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना पर विस्तृत लेख लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से समझना है। जब हम केंद्रक की संरचना का अध्ययन करते हैं तो इस तरह की संरचना दिखाई देती है हमें। ठीक है। गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई देती है, जो कि कहाँ पड़ी रहती है, केंद्रक के अंदर पड़ी, कोशिका के अंदर पड़ी रहती है। जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक से इस तरह से क्या जुड़ी होती हैं, ये इनको क्या बोलते हैं अपन, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जुड़ी होती हैं। इस तरह से ये अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है। ये क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं। ठीक है। इस तरह से अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जुड़ी होती हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं क्या करती हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जो है बाहर की ओर किससे जुड़ी होंगी, कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती हैं। और कोशिका झिल्ली से जो पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को कहाँ तक ले जाने का काम करती है, ये केंद्रक तक ले जाने का काम करती हैं। इसके अलावा जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, केंद्रक की संरचना का अध्ययन, तो केंद्रक की संरचना में 5 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं, 5 भाग दिखाई देते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर एनवेलोप, यानी कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक तला, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है क्रोमेटिन जाल, और चौथा होता है केंद्रिका, न्यूक्लियस, और पांचवा होता है एंडोसोम। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इन चीजों का अध्ययन करना है हमें। तो सबसे पहले आती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है, केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, दोहरी संरचना होती है।
जिसमें बाहर की ओर क्या हो रखी है, आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली, और अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली। जो ये झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है, सतत नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि बीच बीच में इसके क्या पाए जाते हैं, इस तरह की क्षेत्र समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जो ये केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली सतत रूप से नहीं पाई जाती, बल्कि बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षेत्र समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको केंद्रक छिद्र कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक छिद्र क्या काम करते हैं, जैसे ये केंद्रक छिद्र है, ये केंद्रक छिद्र नहीं है, ये क्या है, राइबोसोम है, जो कि केंद्रक की बाह्य झिल्ली पर लगे होते हैं। क्योंकि केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली है ना, किससे जुड़ी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है, यानी कि अंतःपरितंपी जालिका से जुड़ी हुई है। और अंतःपरितंपी जालिका पर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम। तो इसके कारण जो केंद्रक की बाह्य झिल्ली होती है उस पर भी क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो ये केंद्रक छिद्र जो है, केंद्रक छिद्र केंद्रक है, केंद्रक के अंदर पदार्थों के प्रवेश कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रक छिद्र में से होकर कोशिका द्रव में से जो पदार्थ जाते हैं केंद्रक द्रव के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ये है सिलेक्टिव पारगम की तरह कार्य करते हैं। केंद्रक छिद्र किस तरह कार्य करते हैं, सिलेक्टिव परमेबल के होते हैं, यानी कि चयनात्मक पारगम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है केंद्रक जो झिल्ली है, यह केंद्रक झिल्ली मुख्य रूप से केंद्रक को कोशिका द्रव से पृथक करती है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव इसके अंदर पड़ा हुआ है और इसके अंदर केंद्रक द्रव है, उस केंद्रक द्रव का पीएच अधिक होता है और इसका कम होता है। अर्थात केंद्रक द्रव कैसा होता है, अम्लीय, और बाहर ये कैसा होता है, क्षारीय साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के मध्य अंतर को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये सिलेक्टिव परमेबल होती है। तो इस तरह से केंद्रक झिल्ली के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है केंद्रक द्रव। यह केंद्रक द्रव क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से सीमित पड़ा हुआ द्रव। केंद्रक झिल्ली से सीमित पड़ा हुआ द्रव क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है। जब केंद्रक द्रव की अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो केंद्रक द्रव जो होता है, इसके अंदर जो केंद्रक द्रव पड़ा हुआ है, केंद्रक द्रव प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है क्षारीय प्रकार की होती हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं कैसी होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन के अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जैसे राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, जो किसमें पाए जा रहे हैं, केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं, जो इसके अंदर एक केंद्रक द्रव भरा हुआ है। ठीक है, एंजाइम हो गया, जैसे क्या हो गया, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। इसके अलावा इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्वों के रूप में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है इत्यादि क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक द्रव क्या कार्य करता है, इसको जो है पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अंदर क्या अगला है, क्रोमेटिन जाल। अगला क्या है, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल क्या है कि जो केंद्रक के अंदर क्या बना रहता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है, और वह डीएनए जो होता है ना, किसके रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में सस्पेंडेड रहता है। यानी प्रोटीन के रूप में जो है एक तरह से प्रोटीन के रूप में एक जालनुमा संरचना बनाए रहता है। प्रोटीन से एक जालिकाबद्ध संरचना बनाते हुए पाया जाता है जो डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। तो जो ये इसके अंदर ये क्रोमेटिन जाल है, और जो किससे लिपट कर बना हुआ है, प्रोटीन पदार्थ से लिपट कर बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन जाल। ठीक है, यह क्रोमेटिन जाल कहीं पे अधिक गहरा और कहीं पे कम गहरा होता है। जिस तरह से ये जो क्रोमेटिन जाल समान संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, क्रोमेटिन जाल है। तो ये गहरी है और ये कैसी, हल्की हल्की है। तो जो गहरी क्षेत्र क्रोमेटिन जाल जो होता है ना, इसका मतलब है, नाम से स्पष्ट होना चाहिए, क्रोमेटिन, क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है रंगीन यानी कलरफुल, टिन मतलब एक तरह से स्काई समान संरचना है, रंगीन संरचना है। ठीक है, तो ये जो एक क्रोमेटिन जाल होते हैं, क्रोमेटिन जाल को हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन पदार्थ भी कह सकते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ से मिलकर बने होते हैं ये क्रोमेटिन जाल। ठीक है, तो क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेटेरोक्रोमेटिन, पहला होता है हेटेरोक्रोमेटिन,
दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। दूसरा कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन। अब ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं कि जो क्रोमेटिन जालक है या क्रोमेटिन पदार्थ जो है, क्रोमेटिन पदार्थ में जो अभिरंजन का स्तर होता है, अभिरंजन का स्तर समय लगे समान नहीं होगा। समान ना होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोपेग्नोसिस कहते हैं। हेटेरोपेग्नोसिस में जो अधिक गहरा क्षेत्र होता है, यानी क्रोमेटिन जाल का वह क्षेत्र जो कैसा होता है? अधिक गहरा होता है, वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। जबकि जो क्षेत्र कम गहरा होता है वो क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन कहलाता है। तो इस तरह से क्रोमेटिन जाल जो होता है दो प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है महत्वपूर्ण होता है, जबकि यूक्रोमेटिन महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका जो होती है ये समझना है, ये केंद्रक के लगभग मध्य में उपस्थित होती है और यह केंद्रिका जो होती है क्या कार्य करती है? आधारित आरएनए, डीएनए इत्यादि के संश्लेषण में सहायक होती है। अर्थात इसका रासायनिक संगठन जो होता है डीएनए आरएनए प्रकार का होता है। ठीक है, यह केंद्रिका जो थी सर्वप्रथम फोंटाना द्वारा खोजी गई थी, नाम बोमेन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा खोजी गई? फोंटाना द्वारा, नाम बोमेन ने दिया। और एक वेगनर साइंटिस्ट थे, वेगनर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, इस तरह की केंद्रिका होती है। नेक्स्ट आते हैं एंडोसोम। एंडोसोम क्या होते हैं कि जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण समान संरचनाएं पाई जाती हैं, कण के समान बॉडी पाई जाती हैं। उन कण समान संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? एंडोसोम। जो कहाँ पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इस तरह की संरचना जो होती है किसकी होती है? केंद्रक की होती है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में हम बात करते हैं कि केंद्रक के कार्य क्या हो सकते हैं। तो केंद्रक जो होता है एक अति महत्वपूर्ण अंग होता है जो किस में काम आता है? कोशिका विभाजन के नियंत्रण में काम आता है। किस में काम आता है? कोशिका विभाजन के नियंत्रण में। अर्थात जिन कोशिकाओं में ना केंद्रक अनुपस्थित होगा ना, तो उनका जो जीवन काल होता है वो जीवन काल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वे कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन में भाग नहीं लेती हैं। जैसे लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, हम आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी कैसी होती हैं? केंद्रक विहीन होती हैं। केंद्रक विहीन होने के कारण उनका जीवन काल कैसा होता है? निश्चित होता है। जबकि जिनमें केंद्रक पाया जाता है वे कोशिकाएं विभाजित कर सकती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि केंद्रक जो होता है एक अति महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? कोशिका का CPU भी कह सकते हैं, यानी कि नियंत्रण इकाई भी कह सकते हैं। तो कोशिका की नियंत्रण इकाई किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। या कोशिका का CPU भी किसे कहते हैं? केंद्रक को ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जो है केंद्रक को पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ आया होगा। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।